आज की इस डीप डाइव की शुरुआत एक बहुत ही अ, असहज कर देने वाले सवाल से करते हैं। बिल्कुल। आज सुबह जब नींद खुली तो पहली फीलिंग क्या थी? मतलब क्या उस जागने में दिन का कोई उद्देश्य था, कोई दिशा थी, या बस एक खालीपन था? एक बोझ सा महसूस होना है ना। हाँ, बिल्कुल। ये एहसास कि एक और दिन आ गया है और ये एक ऐसा भारी बोझ है जिसे किसी तरह बस शाम तक ढोना है। ये एक ऐसा सवाल है जो सतह पर बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में ये इंसान की मानसिक स्थिति का सबसे सटीक बैरोमीटर है। हम्म अगर सुबह उठना एक सजा की तरह लग रहा है, तो ये कोई थकान या टैलेंट की कमी का नतीजा नहीं है। तो फिर ये क्या है? मतलब लोग इसे अक्सर आलस मान लेते हैं। नहीं, ये मेहनत या बुद्धिमत्ता की कमी भी नहीं है। असल में ये जीवन में एक स्पष्ट स्ट्रक्चर यानी ढांचे की कमी है। जब जीवन में कोई ठोस आधार नहीं होता, तो हर सुबह एक खाली कैनवस की तरह बहुत डरावनी लगती है। और इसी ढांचे, इसी स्ट्रक्चर की तलाश में आज हम अपनी इस डीप डाइव में एक बेहद प्रभावशाली स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। जॉर्डन पीटरसन की ऑब्जर्वेशन और उनकी किताब। सही कहा। उनकी मशहूर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के इर्द गिर्द मौजूद गहरे विचारों को हम समझेंगे। अपने दशकों की क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने हजारों मरीजों का विश्लेषण किया और एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखा। वो पैटर्न जो बहुत अनपेक्षित था। हाँ, उन्होंने देखा कि बेहद बुद्धिमान, सक्षम और टैलेंटेड लोग भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से भटके हुए, दिशाहीन और अंदर से खोखले महसूस कर रहे थे। इस भटकाव को समझने के लिए पीटरसन ने जीवन को दो बहुत ही बुनियादी और प्राचीन ताकतों में बांटा है, ऑर्डर और केओस। ऑर्डर और केओस। हाँ, ऑर्डर का मतलब है स्थिरता, दिनचर्या, नियम और वो सब कुछ जो जाना पहचाना है। ये वो जगह है जहाँ इंसान सुरक्षित महसूस करता है। और केओस दूसरी तरफ है केओस, अराजकता, अनिश्चितता, डर, अचानक होने वाला बदलाव या वो सब कुछ जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। अगर इसे एक विजुअल तरीके से समझें तो ऑर्डर एक जलती हुई सुरक्षित कैंप फायर की तरह है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और केओस उस आग की रोशनी के बाहर का वो अंधेरा जंगल है जहां कुछ भी हो सकता है। तो क्या लक्ष्य यह है कि इंसान हमेशा उस कैंप फायर के पास ही बैठा रहे, पूरी तरह से सुरक्षित? नहीं, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर जीवन में सिर्फ ऑर्डर होगा तो सब कुछ इतना स्थिर और प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि इंसान का विकास ही रुक जाएगा। एक उबाऊ जेल की तरह। बिल्कुल। लेकिन अगर इंसान सिर्फ उस अंधेरे जंगल यानी केओस में रहेगा, तो वो डर और अनिश्चितता के बोझ तले दबकर टूट जाएगा। तो फिर सही जगह कौन सी है? असली समझदारी और जीवन का अर्थ इन दोनों के ठीक बीच उस किनारे पर खड़े होने में है, जहां एक पैर ऑर्डर में हो और दूसरा केओस में। और यही इस डीप डाइव का मिशन भी है, ये समझना कि केओस को सिर्फ एक चीज से डिफीट किया जा सकता है, प्रिंसिपल्स। इन्हीं व्यावहारिक सिद्धांतों का उपयोग करके एक अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। तो चलिए इन प्रिंसिपल्स के पहले हिस्से पर आते हैं, जो आत्मविश्वास के विज्ञान और खुद की जिम्मेदारी उठाने के बारे में है। नियम 1 और 2। हाँ, स्रोत में जो पहला नियम बताया गया है वो सुनने में किसी स्कूल टीचर की पुरानी डांट जैसा लगता है। अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े हो जाओ। सुनने में बहुत बेसिक लगता है। वही तो। मतलब हम जीवन के गहरे अर्थ और अस्तित्व के संकट की बात कर रहे हैं और शुरुआत इस सलाह से हो रही है कि पोस्टर ठीक करो। ये इतना सतही क्यों लगता है? ये सतही इसलिए लगता है क्योंकि हम शरीर और दिमाग को दो अलग-अलग हिस्से मानते हैं। जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है। पीटरसन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जीव का उदाहरण देते हैं, लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स, समुद्री जीव। हाँ, ये जीव पिछले 35 करोड़ सालों से इस धरती पर है। जब दो लॉबस्टर्स के बीच इलाके को लेकर लड़ाई होती है, तो हार और जीत का उनके शरीर पर एक भौतिक असर पड़ता है। मतलब फिजिकली कुछ बदल जाता है? बिल्कुल, हाँ। जीतने वाला लॉबस्टर तन कर खड़ा होता है, उसका आकार बड़ा लगने लगता है, जबकि हारने वाला लॉबस्टर सचमुच सिकुड़ जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है ना? हारने के बाद शरीर का झुक जाना तो स्वाभाविक है। बात सिर्फ आकार की नहीं है, उनके शरीर का पूरा रसायन यानी केमिस्ट्री बदल जाती है। अच्छा। जीतने वाले लॉबस्टर के दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो आत्मविश्वास और डोमिनेंस का हार्मोन है,
और हारने वाले के दिमाग में यह कम हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि अगर आप उस हारे हुए सिकुड़े हुए लॉबस्टर के अंदर आर्टिफिशियली सेरोटोनिन इंजेक्ट कर दें तो वो वापस तनकर खड़ा हो जाएगा और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे वाह! चूंकि इंसान भी उसी क्रमिक विकास के पेड़ का हिस्सा है, हमारा नर्वस सिस्टम भी इस सेरोटोनिन पर ही काम करता है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब जब कोई इंसान कंधे झुकाकर आंखें नीचे करके चलता है तो वो सिर्फ दुखी दिख नहीं रहा है, वो महसूस भी कर रहा है। हाँ, उसका शरीर असल में उसके दिमाग को एक बायोलॉजिकल सिग्नल भेज रहा है कि हम हार चुके हैं, हम इस दुनिया में सबसे निचले पायदान पर हैं। और दिमाग उसी हिसाब से सेरोटोनिन कम कर देता है। कमाल है। इसलिए कंधे पीछे करके सीधे खड़े होना कोई फेक इट टिल यू मेक इट वाली खोखली मोटिवेशन नहीं है। तो ये क्या है? ये अपने ही नर्वस सिस्टम को हैक करने का तरीका है। जानबूझकर सीना तानकर खड़े होने से दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि चुनौती सामने है और हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। यानी शारीरिक क्रिया सीधे तौर पर साइकोलॉजी को बदलती है। हाँ। बहुत ही पावरफुल। बिल्कुल। तो अगर शरीर का सीधा संबंध हमारे आत्मसम्मान से है तो इसी से जुड़ा दूसरा नियम एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा करता है। पालतू जानवर वाला उदाहरण। हाँ, स्रोत में पालतू जानवर बनाम हम का एक डार्क मनोवैज्ञानिक पैटर्न बताया गया है। पैटर्न ये है कि अगर किसी के पालतू कुत्ते को डॉक्टर ने दवा दी है तो वो इंसान रात को अलार्म लगाकर कुत्ते के खाने में दवा मिलाकर उसे समय पर खिलाएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन जब उसी इंसान को खुद की दवा लेनी होती है तो वो भूल जाता है या लापरवाही करता है। हम एक जानवर की देखभाल खुद से ज्यादा बेहतर क्यों करते हैं? ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही भारी और कड़वा सच है। देखिए, जानवर मासूम होते हैं। एक कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता है, उसमें कोई बुराई या चालाकी नहीं होती, इसलिए उस पर निस्वार्थ प्यार लुटाना बहुत आसान होता है। और इंसान के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर इंसान अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी बुरी आदतों और अपने गहरे स्वार्थ को किसी और से बेहतर जानता है। मतलब हम खुद को अंदर से इतना खोखला या पापी मानते हैं कि हमें लगता है हम देखभाल के लायक ही नहीं है। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे इंसान उस रूममेट के साथ रह रहा हो जिससे वो अंदर ही अंदर सख्त नफरत करता है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अवचेतन रूप से लोग अक्सर खुद को अयोग्य या अनडिजर्विंग मानते हैं। इंसान समझना चाहिए जिसकी मदद करने की जिम्मेदारी उसी की है। खुद से एक मरीज की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह पेश आना चाहिए जिसे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। सही बात है। ये नजरिया सच में इंसान को खुद के प्रति थोड़ा दयालु बना सकता है। खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि दुनिया में अपना रोल निभाने के लिए एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। अब अगर आंतरिक स्थिति को सुधारने के बाद हम बाहरी दुनिया की तरफ बढ़ें तो भाग 2 आता है, हमारा सामाजिक दायरा और तुलना का भ्रम। तीसरा और चौथा नियम। तीसरा नियम कहता है कि ऐसे दोस्त बनाएं जो आपका भला चाहते हों। सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, लेकिन यहां मैं एक मजबूत पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए। क्या आप पुराने दोस्तों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देना क्योंकि उनके लक्ष्य बड़े नहीं हैं, एक तरह की धोखेबाजी या डिसलॉयल्टी नहीं है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब बचपन के दोस्तों के साथ सुख दुख में खड़े रहना तो एक बड़ा मानवीय गुण माना जाता है ना। ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ लॉयल्टी की परिभाषा को समझना होगा। क्या किसी व्यक्ति के प्रति लॉयल होना और उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदतों के प्रति लॉयल होना एक ही बात है? नहीं, वो अलग है। कई बार जब कोई इंसान अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करता है, मान लीजिए वो शराब छोड़ना चाहता है या कोई नया काम शुरू करना चाहता है, तो उसके कुछ पुराने दोस्तों को ये देखकर खतरा महसूस होता है। खतरा? लेकिन दोस्त को बेहतर बनते देखकर तो खुश होना चाहिए। यहीं पर मानव मनोविज्ञान जटिल हो जाता है। अगर आप बेहतर हो रहे हैं तो यह उन दोस्तों के लिए एक आईना बन जाता है जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं। ओहो। आपकी तरक्की उन्हें उनकी अपनी नाकामियों की याद दिलाती है। इसलिए अक्सर दोस्त आलोचना करके या आपके नए प्रयासों का मजाक उड़ाकर आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसे ही शायद कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी कहते हैं। इसे क्रैब मेंटालिटी की तरह देखा जा सकता है। जब बाल्टी में बहुत सारे केकड़े होते हैं और कोई एक बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी उसे खींचकर वापस नीचे गिरा देते हैं। एकदम सही उदाहरण है। तो इसका मतलब ऐसे लोगों को जिंदगी में रखना लॉयल्टी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को बर्बाद करने का एग्रीमेंट है। हाँ, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं, जो आपको आपके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसे दोस्त बनाना असल में बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है,
क्योंकि उनके सामने आपको भी हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। अब जब हम दूसरों की बात कर रहे हैं तो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी पर आते हैं, तुलना करना। हाँ, चौथा नियम कहता है अपने आज की तुलना किसी और के आज से मत करो, बल्कि अपने बीते कल से करो। बहुत जरूरी नियम है आज के वक्त में। सोशल मीडिया के दौर में हर इंसान दूसरों की परफेक्ट छुट्टियां, नई गाड़ियां और उपलब्धियां देख रहा है। ये तुलना बंद करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये नामुमकिन इसलिए लगता है क्योंकि दिमाग हमेशा अपने आसपास के माहौल से अपनी स्थिति का अंदाजा लगाता है। लेकिन दूसरों से तुलना करना एक ऐसा खेल है जिसे जीतने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये एक हारने वाला खेल इसलिए है क्योंकि हम अपने बिहाइंड द सीन्स के संघर्षों की तुलना किसी और के मूवी ट्रेलर से कर रहे होते हैं। सही कहा। हमें उनकी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पल दिखते हैं, उनके पीछे की कहानी नहीं। बिल्कुल। सबकी परिस्थितियां, जेनेटिक्स, स्टार्टिंग पॉइंट और संसाधन पूरी तरह अलग होते हैं। यानी रेस ही अलग है। हाँ, किसी और की 10 साल की मेहनत और किस्मत के कॉम्बिनेशन की तुलना अपनी यात्रा के पहले दिन से करना पूरी तरह से अतार्किक है। तो फिर सही पैमाना क्या है? इसलिए अगर तुलना करनी ही है तो उसका सिर्फ एक ही अर्थपूर्ण पैमाना है, आपका अपना बीता हुआ कल। क्योंकि वो एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे नियंत्रण में है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान रोज खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर बनाता है तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए वो एक साल में पूरी तरह बदल सकता है। और ये बहुत लिबरेटिंग विचार है। सच में ये एक बहुत ही लिबरेटिंग विचार है। दूसरों की रेस दौड़ने के बजाय अपनी खुद की रेस पर ध्यान देना। अब हम इस डीप डाइव के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर आज के समाज की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता है। 5वां नियम? हाँ, 5वां नियम कहता है दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना कमरा साफ करें। ये सुनने में बहुत चुभता है लोगों को। आजकल चाय की दुकान से लेकर सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन तक हर व्यक्ति के पास सरकार चलाने का, इकोनॉमी सुधारने का या सिस्टम को ठीक करने का फॉर्मूला है। लेकिन उनका खुद का जीवन अस्त-व्यस्त होता है। यही तो, ये कैसा विरोधाभास है? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। अक्सर जो लोग सिस्टम या दुनिया की सबसे तीखी आलोचना करते हैं वे अपनी खुद की जिंदगी की छोटी छोटी समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाते। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन या एस्केपिज्म कहा जाता है। दुनिया की जटिल आर्थिक या राजनीतिक समस्याओं के बारे में बड़े बड़े भाषण देना बहुत आसान है क्योंकि उसमें आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता। ये मुफ्त का मोरल हाई ग्राउंड है। बिल्कुल मुफ्त का। मतलब अपनी खुद की नाकामियों और आलस का सामना करने से बचने के लिए दुनिया की बुराइयों पर फोकस करना एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना है। यही तो एस्केपिज्म है। अगर मैं कहूं कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है तो फिर मुझे अपनी जिंदगी सुधारने की मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल सही। इसीलिए पीटरसन का सिद्धांत यहाँ एक बहुत ही कड़वा मिरर टेस्ट पेश करता है। अपना रूम क्लीन करो, लिटरली मेटाफोरिकली। अपना रूम क्लीन करो। क्या आपका कमरा साफ है? क्या आपके अपने परिवार के साथ रिश्ते सुलझे हुए हैं? क्या आपकी अपनी आदतें नियंत्रण में हैं? जब तक आप अपने आसपास की उस छोटी सी जगह को ऑर्डर में नहीं ला सकते जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है, तब तक दुनिया को बदलने की बात करना सिर्फ एक अहंकार है। सही बात है। अगर कोई इंसान एक 10 बाय 10 के कमरे में शांति और व्यवस्था नहीं ला सकता तो वो एक देश या समाज में क्या ही बदलाव लाएगा। ये एक कड़वा सच है जो मानना पड़ता है। इसी से जुड़ा छठा नियम है जो जीवन के उन चुनावों की बात करता है जो हम हर दिन करते हैं। ये कहता है जो आसान है वो मत करो, बल्कि वो करो जो अर्थपूर्ण है। एक्सपीडिएंट वर्सेस मीनिंगफुल। हाँ, आसान और अर्थपूर्ण, इन दोनों के बीच का ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनना चाहता है जिसमें कम से कम ऊर्जा लगे और तुरंत खुशी मिले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आसान या एक्सपीडिएंट रास्ता वो है जो दर्द से बचाता है, जैसे कोई मुश्किल काम छोड़कर फोन पे स्क्रॉल करना या किसी जिम्मेदारी से भाग जाना। ये कुछ पलों के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन बाद में जीवन में एक भयानक खालीपन छोड़ जाता है। और मीनिंगफुल रास्ता वो है जहां आप जानबूझकर एक भारी जिम्मेदारी उठाते हैं। हाँ, अर्थपूर्ण जीवन कोई खुशी का फॉर्मूला नहीं है। ये केओस के खिलाफ इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। जब जीवन में तूफान आते हैं, जब कोई अचानक त्रासदी होती है तो वो आसान रास्ते से मिली छोटी छोटी खुशियां इंसान को नहीं बचा पाती। इजी लाइफ मत चूज करो, मीनिंगफुल लाइफ चूज करो। इजी लाइफ मत चूज करो। हाँ, एक अर्थपूर्ण जीवन जहां इंसान ने संघर्ष करके जिम्मेदारी उठाकर कुछ ठोस बनाया हो, वही उसे उस तूफान में खड़े रहने की ताकत देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। आसान रास्ता हमें अंदर से कमजोर बनाता है, जबकि अर्थपूर्ण रास्ता जो भले ही संघर्षों से भरा हो, हमें असली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। चलिए अब हम इस चर्चा के अंतिम और चौथे भाग पर आते हैं,
सच्चाई की ताकत और दर्द की स्वीकृति। 7वां और 8वां नियम। 7वां नियम बहुत सीधा लगता है, हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। यहां मैं एक व्यवहारिक परिदृश्य रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि बड़े झूठ बोलना गलत है, लेकिन क्या छोटे मोटे सफेद झूठ भी नुकसानदायक हैं? व्हाइट लाइज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कई बार सच बोलने से बेवजह किसी का दिल टूट सकता है या स्थिति बहुत असहज हो सकती है। क्या ऐसे में एक छोटा सा सफेद झूठ बोलना एक तरह का सोशल ल्यूब्रिकेंट नहीं है? ये तर्क सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से हर झूठ की एक बहुत भारी कीमत होती है। अच्छा। इसे एक वित्तीय एनालॉजी से समझे। हर झूठ एक क्रेडिट कार्ड की तरह है और इसका ब्याज वास्तविकता पर आपकी पकड़ है। मतलब हम सच की कीमत पर उस पल की शांति उधार ले रहे हैं। बिल्कुल। जब इंसान कोई झूठ बोलता है तो उसे उस झूठ को सच साबित करने के लिए अपने दिमाग में एक नकली दुनिया बनानी पड़ती है। फिर उस पहले झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। धीरे धीरे वो इंसान अपनी ही बनाई हुई झूठी कहानियों के जाल में इस कदर उलझ जाता है कि वो अपनी खुद की इंट्यूशन या अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना खो देता है। वो खुद को धोखा देने का आदी हो जाता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब आप धीरे धीरे वास्तविकता से दिवालिया हो जाते हैं। और जो इंसान सच बोलता है, भले ही उस पल वो सच कितना भी डरावना या असहज क्यों न हो, वो एक ठोस जमीन पर खड़ा होता है। उसे याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किससे क्या कहा था। और यही बात भरोसे का निर्माण करती है। एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है, उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता। सच्चाई से बड़ा कोई और स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं है। अब हम इस पूरी फिलॉसफी के आखिरी और सबसे गहरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नियम, जो स्रोत के इस हिस्से का निष्कर्ष भी है, जीवन के दर्द और संघर्षों को पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है। द एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग। हाँ, हम अक्सर ही मानते हैं कि अगर हम सारे नियम सही से मानेंगे, अच्छी तरह जिएंगे, तो जीवन में कोई त्रासदी नहीं आएगी। मतलब दर्द से बचना ही जीवन का लक्ष्य है। और यही सोच सबसे ज्यादा पीड़ा का कारण बनती है। कैसे? दर्द, नुकसान, बीमारी और असफलता, ये कोई बग नहीं है जिन्हें फिक्स किया जा सके। तो क्या है ये? ये जीवन का फीचर है, डिफॉल्ट नियम है। जो लोग ये मानते हैं कि जीवन हमेशा खुशहाल होना चाहिए, वे किसी भी त्रासदी के आने पर पूरी तरह से टूट जाते हैं, कड़वाहट से भर जाते हैं। वे खुद को विक्टिम मानने लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर त्रासदी तय है तो फिर इंसान के पास क्या विकल्प बचता है? विकल्प ये है कि दर्द से भागने की बजाय उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जीवन के भारीपन को अपने कंधों पर उठाता है, तो वो विक्टिम बनने से इनकार कर देता है। यही वो स्वीकारती है जो इंसान को सबसे बुरे केओस के बीच भी मजबूत और ग्राउंडेड रखती है। इस पूरी डीप डाइव को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो ये साफ है कि ये सारे नियम कोई दीवार पर टांगने वाले मोटिवेशनल कोट्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो एक्शनेबल स्टेप्स हैं। कंधे सीधे रखना, खुद की एक बीमार की तरह देखभाल करना, सच्चे दोस्त चुनना, अपनी तुलना सिर्फ अपने बीते कल से करना, दुनिया बदलने से पहले अपना कमरा साफ करना, सच की कीमत चुकाना और दर्द को अपनाना। ये सब रोजमर्रा के कठोर चुनाव हैं। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद इस पूरी फिलॉसफी को ही एक नई चुनौती दे देता है। वो क्या है? हमने आज बात की कि कैसे ऑर्डर और सिद्धांतों के जरिए केओस को हराया जा सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई इंसान सचमुच परफेक्ट ऑर्डर हासिल कर ले, उसका कमरा पूरी तरह से साफ हो, वो सिर्फ सच बोलता हो, उसके दोस्त एकदम सही हो और उसकी जिंदगी पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड हो, तो क्या वो जिंदगी बहुत ज्यादा स्थिर और बांझ नहीं हो जाएगी? एक वैलिड सवाल है। क्या विकास को जारी रखने के लिए एक नए अर्थ की तलाश में इंसान को जानबूझकर अपनी जिंदगी में थोड़ा सा केओस खुद ही नहीं लाना पड़ेगा? क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में ही स्थापित किया था, बहुत ज्यादा ऑर्डर भी उतना ही खतरनाक है जितना कि बहुत ज्यादा केओस। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक अनंत संतुलन का खेल है। बिल्कुल, उस किनारे पर चलना ही असली जीवन है। पावर बुक हब के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर इस गंभीर और ग्राउंडिंग चर्चा ने आपको सोचने पे मजबूर किया है, तो पावर बुक हब को सब्सक्राइब करें, इस डीप डाइव को लाइक और शेयर करें। और एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए। हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज से, अभी से आप इन नियमों में से किस नियम पर पूरी ईमानदारी से चलना शुरू करेंगे, और अगली बार आप किस किताब या विचार पर डीप डाइव सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सफर में।